वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। हरिवंश राय बच्चन साहब ने एक बात कही है कि पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। मतलब जिस रास्ते पर आप लोग बढ़ने जा रहे हैं उस रास्ते के बारे में हमें पता होना चाहिए। हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी तरह से वेल प्लान्ड और प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और जब बात आती है हरियाणा सिविल सर्विसेज की, तो हरियाणा सिविल सर्विसेज में सबसे पहला आपका जो कदम होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप, वो होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस का क्या सिलेबस है इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अब पिछली बार जो ये सिलेबस आया था, इट वाज ऑन 9th of February 2021, और उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए, 2021 में पेपर हुआ, वो कैंसिल हुआ प्रीलिम्स, फिर 2022 में 2021 का ही प्रीलिम्स हुआ एंड फाइनल कट ऑफ आके रिजल्ट आ गया। 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें भी यही सिलेबस जो मैं आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं, इसी सिलेबस के बिहाफ पे एग्जाम हुआ था। इस बार भी यही सिलेबस होगा। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी में जो स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गो थ्रू दिस सिलेबस। सबसे पहले आप लोग सिलेबस से गो थ्रू होइए। वो आज मैं आपको डिटेल्ड ब्रेकेज, पूरा सिलेबस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और कहां से किस एरिया को कवर करना ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद बात आती है कि जैसे आप सिलेबस कवर कर लेना, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब जितने भी अभी तक पेपर हुए 2010 के बाद, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो 2021-22 का, 2021 और 2022 में लिया गया प्रीलिम्स, और 2023 का प्रीलिम्स और मेंस 2023 और 2022 में जो हुआ है, क्योंकि वहां से आपको समझ में आएगा कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का लेवल एकदम से चेंज हुआ है और हरियाणा सिविल सर्विसेज के लेवल में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। मतलब इस बार आपको बहुत तरीके से पढ़ना होगा। फिर बात आती है एनसीईआरटीज की, तो आप इसके बाद में एनसीईआरटीज को कवर अप करेंगे एंड देन स्टैंडर्ड बुक्स। मैं कुछ लिस्ट आपको हमेशा बताता रहता हूं, आप लोग मेरे वीडियोस देख लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे। एंड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मॉक टेस्ट पेपर, शॉर्ट आंसर्स, आंसर राइटिंग, उसकी प्रिपरेशन साथ साथ में करते रहिए। मॉडल आंसर्स आपके होने चाहिए आपके पास, और आपके पास इवैल्यूएटर्स हों जो आपके आंसर्स को चेक कर सकें। तो ये तो हुआ स्टेप। तो पहला स्टेप जो है, पहला कदम, वो है सिलेबस। नाउ लेट अस डिस्कस द सिलेबस। तो आपको यह बात एकदम क्लियर है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में एक्चुअल में प्रीलिम्स में दो सेगमेंट है। एक तो है जनरल स्टडीज जीएस पेपर, और जो दूसरा पेपर है वो सीसेट का पेपर। और ये प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब आप सीसेट में मिनिमम, ये सीसेट का सिलेबस है, जब आप सीसेट में मिनिमम 33% मार्क्स लेकर आ जाते हैं, जहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, तो उसके बाद ही आपका ये जीएस का पेपर चेक होता है। और इस जीएस के पेपर में जो एमसीक्यूज 100 क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल काफी अच्छा। आप लोग 2021, 2022, 2023 में जो पेपर कंडक्ट हुआ, आप देखिए क्या लेवल पूछा गया, तो उस अनुसार आपकी कट ऑफ जारी की जाती है। अब ये वेल ऑब्वियस है कि यदि पेपर का लेवल अच्छा होगा तो कट ऑफ कम होगी। तो कट ऑफ काफी कम गई है पिछले सालों में, है ना। पिछली बार तो कट ऑफ लगभग 46-45 के करीब गई है 100 में से। तो अपने आप में इसलिए क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा है। अब हम लोग एक एक टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जनरल स्टडीज में आपको जनरल साइंस एक टॉपिक दिया गया, जनरल साइंस। और जनरल साइंस के बारे में बोला गया है कि जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग द मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस as may be expected to well educated person who has not made a special study of particular scientific discipline। मतलब साइंस में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कम से कम 15 to 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। इट इज अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ जाते हैं।
और यहां पर ये क्लैरिटी से कह रहा है कि आपको बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, आपको इस साइंटिफिक बैकग्राउंड, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली एनसीईआरटी से चीजें कवर करनी है। कुछ चैप्टर हैं 11th-12th के, तो वो मैं आपको जब बुक लिस्ट बताऊंगा वहां पर आपको कवर अप हो जाएंगे। तो ये 15 से 20 क्वेश्चन साइंस के हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं खास बात बताऊं आपको कि जो साइंस के क्वेश्चन है उनका लेवल काफी अच्छा है ना। तो वो 6 to 10th के अलावा 11th-12th वहां से आपको कवर करने, आप लोग मेरी कुछ क्लासेस भी देख सकते हैं। वहीं मेंस की बात करूं तो मेंस का सिलेबस जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहां पर बता दूंगा आपको कि जनरल स्टडीज में टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं मेंस है, उसमें से 2 से 3 प्रश्न आपको सीधे साइंस में से देखने को मिलेंगे। और हरियाणा सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स और मेंस का जो लेवल है वो काफी मैच करता है। वहां पर बस सब्जेक्टिव है तो प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव है, मेंस में सब्जेक्टिव, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव, लेकिन पेपर का लेवल काफी इक्वल है। इसीलिए आप लोगों को तैयारी एक साथ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज अलग से पढ़ रहे हैं और फिर आंसर राइटिंग के लिए अपने पेपर्स अलग से दे रहे हैं। एक कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के बाद आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और मेंस आंसर राइटिंग को लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बात आ रही है कि जो करंट इवेंट्स हैं इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस के, तो यहां पर बताया गया कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट को टेस्ट किया जाएगा। सिग्निफिकेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, जहां पर जो भी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उससे रिलेटेड जो भी इवेंट हुए, नाटो समूह क्या कर रहा है, किस तरह के डिसीजन ले रहा है ना। इसके अलावा WHO और दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल बदलाव आए हैं वहां से भी प्रश्नों को पूछा जाता है। और नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इवेंट हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। यहां से इसी तरह के हरियाणा जीके से भी प्रश्न आ रहे हैं, जो कि हरियाणा में भी जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए वहां से भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात आ रही है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखिए यहां पर जो टर्म दिया गया ना हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका मतलब एंशियंट और मिडाइवल इसमें इंक्लूडेड है, याद रखना। और नेशनल मूवमेंट, अब यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ देखने को मिलेगा। क्या? यहां पर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, मेंस में केवल इंडियन नेशनल मूवमेंट ही दिया है। तो आपको याद रखना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके अलावा जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हुए, सोशल रिफॉर्म्स के जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, वहां से मेंस में भी प्रश्न आए हैं। और जो गांधीयन इरा रहा है, ब्रिटिश जो काल रहा है, और उसके अलावा कांग्रेस का जो समय रहा, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट और मूवमेंट्स हुए, उन सबको आपको डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों से प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। मेंस में यहां से ना आपको मिडाइवल और एंशियंट से प्रश्न नहीं पूछे जाते। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप देख रहे होंगे कि हिस्ट्री से रिलेटेड यहां पर कहीं भी आर्ट एंड कल्चर आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आप जब पिछले सालों के पेपर उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आर्ट एंड कल्चर से काफी नंबर में प्रश्न पूछे गए। तो यह समझना भी जरूरी है आपके लिए कि प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट रोल है आर्ट एंड कल्चर का। और हां, मेंस में भी बोला गया है, हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मेंस जीएस में बोला गया है कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन मैंने जो पिछले पेपर्स देखे उसमें उतना कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। तो आप लोग लेकिन अपनी तैयारी जरूर रखेंगे, क्योंकि इट इज प्रोवाइडेड इन सिलेबस। तो सिलेबस में कोई चीज प्रोवाइडेड है तो जब भी जो प्रश्न पत्र बनाने वाली बॉडी होती है वो सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू करती है और तभी क्वेश्चंस फॉर्मेट या फ्रेम किए जाते हैं, राइट। तो यहां पर जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आप ये देखेंगे कि यहां पर ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट है
जैसा आप जानते भी हैं कि हमें हमेशा हिस्ट्री को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्या बदलाव हुए हैं, किस तरह का ट्रांजिशन आया, उन्हीं को पढ़ना होता है। तो एक समय से दूसरा जब समय आया तो क्या क्या बदलाव देखे गए, इससे रिलेटेड हमको ना एक टाइम फ्रेम के साथ अपडेट्स वो जनरेट करना होता। तो ये पॉइंट क्लियर। अब बात आ रही है इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो इंडियन और वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है, यहां से आप लोग देखेंगे कि यहां पर आपको एक और बात, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर बीच में रुक गया है, वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहां पर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट में नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ 19th, देखो ये साफ लिखा है, जो 19वीं शताब्दी है उसमें जो रिसर्जेंस हुआ, जो ग्रुप रिसर्जेंस हुए, जो जिस तरह के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, ट्राइबल ग्रुप्स का रिसर्जेंस हुआ। ट्राइबल का मतलब होगा जो भी जनजातीय लोग हैं उन्होंने विद्रोह किया। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है। अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 19वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 1947 तक का आपको कंप्लीट इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये पूरा इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखो नॉर्मली क्या होता है, आप ये बात जो डिटेल्ड देख रहे हैं ना, ये हरियाणा सिविल सर्विसेज के ही सिलेबस में दी गई है। अदरवाइज इतना डिटेल्ड एलेबोरेटिव आपको सिलेबस का कॉन्टेक्स्ट और किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इवन आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के प्रीलिम्स का सिलेबस उठाइए, आपको ऐसा डिटेल देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहां पर हरियाणा सिविल सर्विसेज में आपको स्पेसिफिकली लाइन मेंशन कर दी है कि दिस शुड बी द बाउंड्री। एंड मान लीजिए एक दो क्वेश्चंस आ भी गए बाहर से, बट यू डोंट गो थ्रू देम, आपको वो नहीं देखने। क्यों? यदि आ भी गए तो एक दो क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये हमेशा याद रखना। एक दो क्वेश्चन यदि बाहर से आ जाते हैं, योर सिलेक्शन विल नॉट बी इंपैक्टेड, राइट। तो इसके बाद में बात आ रही है कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की ज्योग्राफी पर फोकस है। क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल बी रिलेटेड टू फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक geographies of the country including the main feature of Indian agriculture, साफ लिखा एग्रीकल्चर, एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जब आपको इतना मेंशन कर दिया तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी आप केवल और केवल एनसीईआरटी से गो थ्रू कीजिए, दैट इज इट। और आप कुछ अपडेट है, करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं, उनको आप एटलस पर लोकेट कर लीजिए कि कहां कहां पर कौन कौन से इवेंट हुए। यदि कोई वर्ल्ड वॉर, मतलब कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन रही है तो उसके आसपास के जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस रही हैं उन पर भी आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, राइट। अब बात आ रही है अगले पॉइंट पर कि यहां पर आपको अगला जो टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर एंड इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन कल्चर का मतलब वही आर्ट एंड कल्चर। अब मैंने आपको बता दिया कि यहां पर हिस्ट्री में नहीं लेकिन सिंपली इंडियन कल्चर दिया। और आर्ट एंड कल्चर का मेजर रोल है ना हमारे एंशियंट, मिडाइवल, वहां देखने को मिलता है। और एंशियंट मिडाइवल वाले इंडियन हिस्टोरिक पार्ट से बहुत प्रश्न पूछे गए। आप प्रीवियस, इसीलिए मैंने बोला कि पहला स्टेप आपका सिलेबस होगा, दूसरा स्टेप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आप एक बार को लेवल समझ पाए। अब जब आप एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक को कवर करना स्टार्ट करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि इस तरह से प्रश्न को पूछा गया है, तो आप जो पढ़ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट को भी उसी डायमेंशन में सोचते हुए पढ़ पाएंगे। यस और नो, राइट। चलिए, तो अब बात आ रही है इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी की। यहां पर आपको ब्रीफ बताया गया, लेकिन आपको इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और इंडियन इकोनॉमी के लिए 9 to 12 की जो बुक है जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो कवर करना है। और यदि आप पढ़ सके तो संजीव वर्मा की बुक इंडिया की जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है उसको जरूर कवर करिए। हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे और बजट जरूर कवर करिए, क्योंकि वहां से प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो यहां पर आपको इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल बी टेस्ट नॉलेज ऑन द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पॉलिटी से तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा
जहां पर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी वगैरह वो सब कुछ आपको पढ़ना है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा। नॉलेज ऑन कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, आपको पॉलिटिकल सिस्टम जो है भारत का वो भी समझना है, तो यहां से प्रश्न आएगा। पंचायती राज, सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में जो आर्थिक विकास हुआ है कहां से, स्वतंत्रता के बाद से। तो अभी नीति आयोग आ गया है, क्या ट्रांजिशंस हुए नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में, क्या अंतर है, इस तरह की चीजों को आपको, मतलब जो ट्रांजिशन हुआ है, जो बदलाव आया, उनको जरूर ऑब्जर्व करना है। अब जो जनरल मेंटल एबिलिटी है ये कहां से संबंधित है, सी सेट से संबंधित है। कैंडिडेट विल बी टेस्टेड ऑन रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तो वो सी सेट की है जो आपको क्वालिफाई करना है। और देखो जो हरियाणा जीके है उसमें आपको इकोनॉमी, पीपल, सोशल, इकोनॉमिक, देखो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो है हरियाणा के, लैंग्वेजेस वाले पार्ट को आपको देखना है। जो कल्चर है यहाँ पर, जो हरियाणा में कल्चर है हमारा, वो इकोनॉमी एंड सोशल इवेंट्स, पीपल। इसके अलावा वही बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है। रिसेंट में जो करंट अफेयर्स है, यहां से बहुत प्रश्न ना पूछे जाने की संभावना देखने को मिलती है, लेकिन हरियाणा से आपको 3 से 6 प्रश्न पिछले सालों में आप देखेंगे आउट ऑफ 100 3 to 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है ना वो है जनरल साइंस। इधर आपको हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहां से लगभग 20 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पूरा आप मिला ले तो। इंडियन ज्योग्राफी से भी लगभग 15+ क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से भी 15+ क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी में 8 से 10 प्रश्न आते हैं, राइट, करंट अफेयर में 8 से 10 प्रश्न आते हैं। ये नॉर्मली एक ट्रेंड रहा है। इसके बाद में बात आती है कि जो सी सेट का पेपर है वो, उसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी, आर.एस. अग्रवाल की बुक से मैथ्स और रीजनिंग टॉपिक वाइज कवर कीजिए। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप एटलीस्ट हाफ एन आवर जरूर दीजिए अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है तो पहला जो एंट्री पॉइंट है वो यही है। यदि यहां पर आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपके 33% नहीं बने, तो आपको यहां पर आपका जीएस पेपर चेक भी नहीं होगा, राइट। तो यहां पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस आते हैं। पैसेजेस के बाद में आपको यहां पर इंटरप्रिटेशन और स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। तो आप मेनली, मैं आपको बता दूं, आपको कॉम्प्रहेंशन इस पे फोकस करना है, एक जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और यहां पर रीजनिंग, यहां पर आप फोकस कर लेंगे तो आप आसानी से, आपका आर.एस. अग्रवाल और पैसेजेस पर फोकस कर लेंगे तो आप आसानी से चीजों को निकाल देंगे। बेसिक न्यूमरेसी पे भी प्रश्न है, 10th लेवल तक का डेटा सफिशिएंसी, मतलब जो आपका जो डेटा सफिशिएंसी वाला पार्ट है, यहां पर आपको बार, चार्ट्स, ग्राफ्स इत्यादि पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में बात आ रही है इंग्लिश। अब देखिए, यहां तक हमने प्रीलिम्स पर बात की, अब आ रही है बात कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज में जब आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं तो देयर आर 4 पेपर्स, और 2 दिन के अंदर, विद इन 2 days आपके चारों पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। ये 3-3 घंटे के पेपर हैं, और जो प्रीलिम्स के पेपर थे जो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपका ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं फाइनल जो रैंक आता है उसमें। दिस इज जस्ट ए क्वालिफाइंग पेपर। तो यहां पर आपके दोनों जो पेपर हैं 2-2 घंटे के, 2 hours के पेपर है। चलिए, अब बात आ रही है इंग्लिश की। अगेन बहुत डिटेल में हरियाणा सिविल सर्विसेज के इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में यह डिमांड है कि रीड एंड अंडरस्टैंड डिस्कर्सिव प्रोज। आपको मैं ये बात बता दूं कि जो यहां पर कॉम्प्रहेंशंस दिए जाते हैं, पैसेजेस वगैरह, पैसेजेस जो दिए जाते हैं वो प्रोज भी है, गद्य और पद्य दोनों से आते हैं। गद्य और पद्य का मतलब समझ गए आप, कि जो कविताएं होती हैं उनका भी हिस्सा है आप। फिर यहां पर आप देखेंगे कि एक अंडरस्टैंडिंग चाह रहे टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड क्लियरली एंड करेक्टली इन इंग्लिश, की आपका आइडिया देखना चाहते हैं कि आपका लैंग्वेज फॉर्मेशन, आपकी राइटिंग और आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ये सब यहां पर टेस्ट होता है, वो भी पार्ट ऑफ द टेस्ट है। प्रेसी राइटिंग ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, 10+ मार्क्स का प्रेसी राइटिंग, 10 के करीब मार्क्स का आता है, जहां पर आपको
एक पैसेज दिया होगा, मान लो वो पैसेज 300 वर्ड्स का, तो आपको 100 वर्ड्स से अपने शब्दों में लिखना है। आप अपने वर्ड्स को चूज करेंगे, है ना, पूरी तरह से फ्रेमिंग करेंगे, और जो पैसेज का मेन थीम है वो आप सब कुछ अपने आंसर में, अपने प्रेसाइज जो आपने कम शब्दों में संक्षिप्तीकृत किया है, संक्षिप्तीकरण जो आपने किया है, वो आप के उस पूरे पैसेज में जो गिवन पैसेज है उसकी मूल भावना सारी आ जाए, है ना। फिर कॉम्प्रहेंशन है, फिर ऐसे राइटिंग। अब देखो ऐसे का जो पेपर है ना, ये जो ऐसे होता है, ये 30 मार्क्स का सबसे मेजर, सबसे बड़ा पोर्शन है 30 मार्क्स का ये ऐसे, और इसमें आपको 400 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं। और एक और बात ये है कि यहां पर एनवायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी, करंट इवेंट्स, यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपके जो वर्ड्स लिमिट होने चाहिए एटलीस्ट आपको 380 टू 420 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। और यू हैव टू बी पॉइंट। यहां पर इसके बारे में, ऐसे के बारे में भी क्लियरली मेंशन किया गया। क्या बोला है? राइट एन ऐसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। आपको 4 टॉपिक दिए होंगे, यू नीड टू चूज वन। आपको एक सब्जेक्ट को चूज करना होगा, उस पर आपको अपना ऐसे लिखना। एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली द सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन। साफ बोला है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डरली होना चाहिए। देयर शुड बी अ फ्लो, उसमें सीक्वेंस दिखाई दे, है ना। टू राइट कंसाइजली, ऐसा नहीं है कि बार बार आप एक ही बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मतलब यू हैव टू बी पॉइंट। आपके जो सीक्वेंस है उसमें बार बार एक ही बात को पेश नहीं करना है आपको, और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। यदि आपको जो टॉपिक पूछा गया उससे रिलेवेंट आपने बात की और आपने सभी डायमेंशन को ऐसे के लिखा है, डेफिनेटली विल गेट द मार्क्स। आप बहुत अच्छा मार्क्स को गेन कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हैं ऐसे यूजेस ऑफ वोकैबुलरी, जनरल ग्रामर। तो ग्रामर और कंपोजिशन में आपको यहां पर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामेटिकल एरर्स, इसके अलावा जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वहां से प्रश्न आते हैं, ईडियम से प्रश्न आते हैं, वोकैबुलरी से प्रश्न आते हैं। ये इंग्लिश का पार्ट हो गया। अब जो ये वाली बात है ना कि यहां पर जो ऐसे के बारे में बताया गया, बिल्कुल ऐसा ही ये 100 मार्क्स का पेपर, और इसके मार्क्स जुड़ते हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स, 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे का आपका ये पेपर। इसके बाद बात आती है हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहां पर इंग्लिश भी 100 मार्क्स का है। जो कॉन्सेप्ट वहां पर बताया गया वैसे ही आपको यहां पर एक ऐसे यहां पर भी होगा आपके लिए। याद रखना ये भी 30 मार्क्स का है, और टोटल ये जो पेपर है 100 मार्क्स का है, 3 आवर्स का पेपर होगा। मॉर्निंग में इंग्लिश, इवनिंग में हिंदी, यदि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो। यहां पर एक स्पेशल पॉइंट ये भी है कि लगभग कुछ 20+ स्टेटमेंट्स होते हैं, एक पूरा पैसेज होता है, उसको आपको हिंदी में रूपांतरित भी करना है कि आपकी इंग्लिश टू हिंदी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और सही हिंदी का प्रयोग करते हुए आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना है। ये 20 मार्क्स का होता है लगभग। लेटर और प्रेसी राइटिंग यहां पर भी है, लेटर राइटिंग भी, वहां भी एप्लीकेशन लेटर है इंग्लिश में भी। और उसके अलावा आप देखो प्रोज एंड पोएट्री, यहां पर एक्सप्लेनेशन भी मांग रहे हैं। जैसे हम लोग 9, 10, 11, 12 में करते हुए आए ना कि यह जो पद्यांश है, ये जो गद्यांश है, इसे हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक्सट्रैक्ट किया है, राइट, ठीक है। यहां तक सारी बात क्लियर होगी। अब देखिए कंपोजिशन, ईडियम एंड करेक्शन। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि ईडियम से भी हिंदी इंग्लिश में पूछा जा रहा है। ऐसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, ये मैंने आपको बात कर ली। तो ये सभी टॉपिक्स यहां पर पूछे जा रहे हैं। अब बात आती है द थर्ड पेपर। अब बात किसकी आ रही है? द थर्ड पेपर, जनरल स्टडीज। ये पेपर जो है ये 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, और इसमें आपको टोटल 3 आवर्स मिलेंगे। ये सेकेंड डे मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, और यहां पर आपको 10-10 मार्क्स के टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स के, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न मैं देखता हूं कि हिस्ट्री, पॉलिटी से पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न हिस्ट्री और पॉलिटी, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री से केवल मॉडर्न हिस्ट्री, यहां पर आप देख लीजिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से ही प्रश्न पूछा जाएगा।
इंडियन कल्चर से भी प्रश्न है, लेकिन यहां से कम पूछा गया अब तक, लेकिन आपको तैयारी करनी है, ठीक है। सो नेचर एंड स्टैंडर्ड, यहां पर केवल ऐसा नहीं है कि डिटेल्ड आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करें, आप एक पीएचडी स्कॉलर की तरह से स्टडी करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है ना, ये जनरलाइज्ड एग्जाम होता है। यहां पर आपको अपने एनसीईआरटीज और कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद में अपनी जो एक ये समझ है उसको ऑर्गेनाइज्ड शब्दों में लिखते हुए जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको पूरा करना होता। और आप ये बात जरूर जानते हैं कि यहां पर ये 200 मार्क्स का पेपर है, तो हिंदी 100 मार्क्स, इंग्लिश 100 मार्क्स, फिर 200 मार्क्स का पेपर है जनरल स्टडीज और 200 मार्क्स का पेपर है, आप यहां पर देख रहे होंगे 200 मार्क्स का पेपर है ऑप्शनल का। ऑप्शनल में लगभग 30 प्लस ऑप्शनल है। आप लोग उन ऑप्शनल की मदद से यहां पर उन ऑप्शनल की मदद से आप 200 में से मैक्सिमम मार्क्स को गेन करें। ये पूरा पेपर जो है ना, मेंस का पेपर है 600 मार्क्स का है, तो यहां पर एक मेजर रोल है जनरल स्टडीज का, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में भी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है सारे। यहां पर आपको देखिए एंशियंट और मिडाइवल पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। यू नीड नॉट टू फोकस ऑन एंशियंट एंड मिडाइवल, राइट। तो देख लो आप मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कंट्री अबाउट मिडिल ऑफ, देख लो आप 19th सेंचुरी में। और मैं आपको बता दूं कि यहीं से प्रश्न पूछे गए थे जो अब मैं शब्द बताने जा रहा हूं। इंक्लूड द क्वेश्चन, यहां पर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, और ये सभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एक टैग दिया गया फ्रंट पेज पे, वहां पर क्लिक करके आप पेपर देख लीजिए। पर्सनैलिटी से हर साल प्रश्न मेंस में पूछे गए, और वो भी किस समय के, जो ये 19th और 20th सेंचुरी के जो रिफॉर्मर्स थे उनसे संबंधित। शेप द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म, जो सामाजिक रिफॉर्म हुए। द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन कल्चर विल कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स मतलब, मॉडर्न का मतलब जब तक भारत स्वतंत्र हुआ। तो यहां पर कल्चर, इंडियन कल्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, यहां से 1 या 2 प्रश्न बनेंगे। टोटल हिस्ट्री से 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। ये प्रश्न हो गया। ज्योग्राफी से मेनली फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास 11th की बुक फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, यहां से 2 जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी आपको एनसीईआरटी प्लस एम लक्ष्मीकांत की बुक, दैट इज कंप्लीट। और उसके अलावा जो करंट इवेंट्स हैं, जो इंडियन पॉलिटी में करंट इवेंट्स हैं, उनसे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिलेटेड मैटर्स। अब अगला जो, ये एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो जनरल स्टडीज का जो सेगमेंट है, जो 200 मार्क्स का पेपर है, इसमें 2 पार्ट बनाए गए हैं। तो अभी तक हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में ही आपका जो करंट अफेयर्स हैं, नेशनल इश्यूज एंड सोशल रिलेवेंस से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो यहां पर आप लोग क्या क्या देख रहे हैं, नेशनल इश्यूज, टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया। प्रेजेंट डे इंडिया में जो भी सोशल इश्यूज हैं उससे रिलेटेड। डेमोग्राफी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जो जनसांख्यिकी और मानव संसाधन, ये चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के डेवलपमेंट में, क्योंकि आप जानते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश एंड रिलेटेड इश्यूज, बिहेवियरल एंड सोशल इश्यूज एंड सोशल वेलफेयर प्रॉब्लम सच एज चाइल्ड लेबर। यहां पर सोशल इश्यूज, सोशल वेलफेयर इश्यूज, चाइल्ड लेबर बहुत क्लियर मेंशन किया गया कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड मेंस में एक प्रश्न आ सकता है। जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। अडल्ट लिटरेसी, रिहेबिलिटेशन, जो पुनर्वास होता है, जैसे मेधा पाटकर, आमिर खान, सरदार सरोवर डैम, तो वहां से प्रश्न आ सकता है। ऑफ हैंडीकैप, अदर डिप्राइव्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटीज, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उनके लिए पॉलिटिकल विल क्या है, गवर्नमेंट कैसे उनको अपलिफ्ट करती है, उनको कैसे इम्यूनिटीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ड्रग अब्यूज, पब्लिक हेल्थ, ये भी टॉपिक है, ड्रग अब्यूज एंड पब्लिक हेल्थ। लॉ एनफोर्समेंट इश्यू, ह्यूमन राइट्स, करप्शन इन पब्लिक लाइफ,
और ये जो टॉपिक्स दिए गए ना, ये सभी टॉपिक्स आपको, ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं वो इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के लिए भी आपको यहां से आपके व्यूज देखे जा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये बात याद रखना कि हमेशा मैं हर साल एवरी ईयर देख रहा हूं इंटरनल सिक्योरिटी एंड रिलेटेड इश्यू। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी एंड रिलेटेड इश्यू से रिलेटेड एक प्रश्न, इंटरनल सिक्योरिटी जैसा यूपीएससी में यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी से प्रश्न वैसे पूछे नहीं गए हैं, लेकिन एक प्रश्न आने की संभावना बन सकती है। तो आप लोग प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण, कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेशनल हेरिटेजेस। नेशनल जो हेरिटेज है मतलब जो नेशनल विरासत है उससे संबंधित, नेशनल विरासत से संबंधित बहुत से मॉन्यूमेंट्स वगैरह, उनके लिए क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, भारत के अंदर किस तरह के एक्ट हैं, वो सब आपको पढ़ना है। रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रिलेवेंस एंड नीड फॉर चेंज। तो ये हो गया पार्ट 1। अब हम लोग जो जनरल स्टडीज का पेपर उसके पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। तो यहां पर इंडिया एंड वर्ल्ड मतलब ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा है, और वेरियस स्फीयर्स में भारत के जो रिलेशंस हैं दूसरे देशों से, उनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। फॉरेन अफेयर, एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर, न्यूक्लियर पॉलिसीज, इंडिया अब्रॉड, भारत और विदेश। तो यहां पर जो आप, जिसको आप बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, राइट, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, उससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इंडियन इकोनॉमी में देख लीजिए आप, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, इनके जो रूल्स, फंक्शन है, और प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यू एंड फॉरेन ट्रेड। इसके अलावा आप लोग जरूर इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे और इंडियन बजट को पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से सीधा प्रश्न एक बन सकता है, जो करंट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इंटरनेशनल अफेयर्स, वही करंट अफेयर से रिलेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये आपको पढ़ना। इसके अलावा साइंस से आपको नॉर्मली 2 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न, वैसे 2 प्रश्न आते हैं, और इसमें भी जो टेक्नोलॉजी है वहां से, मेंस में टेक्नोलॉजी से प्रश्न आता है, जनरल साइंस से प्रश्न नहीं आता। कम्युनिकेशन एंड स्पेस, तो स्पेस कम्युनिकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 4 टॉपिक्स याद रखना। आईसीटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है, भले ही नहीं लिखा है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ऑफ कंप्यूटर, स्पेस, ये मेजर एरिया है। तो आपको इसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस में दोनों टॉपिक्स डायरेक्टली दिए गए। एंड देन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो 20 क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें से जो 2 प्रश्न है वो सीधे सीधे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आते हैं। 2 क्वेश्चन, 2 का मतलब हो गया 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, वहां पर आपका कॉमन सेंस की, कैंडिडेट की जो एबिलिटी टू ड्रॉ कॉमन सेंस कंक्लूजन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन स्टैटिस्टिकल्स, मतलब सांख्यिकी से वो क्या जान पा रहा है, कंक्लूड कर पा रहा है। और फिर ग्राफिकल, ग्रामेटिकली फ्रॉम एंड पॉइंट आउट डेफिशिएंसी, लिमिटेशन एंड इनकंसिस्टेंसीज, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डेफिशिएंसीज है, उन पर अध्ययन। तो ये आपका पूरा पेपर है। उसके अलावा आप ऑप्शनल को बहुत सोच समझकर चूज करेंगे। जो आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उससे चूज कीजिए। यदि आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, जैसे पीएसआईआर, एंथ्रोपोलॉजी या जियोग्राफी या फिर हिस्ट्री, मतलब कोई एक स्ट्रीम को चूज कर लीजिए आप। लेकिन जब आप ऑप्शनल को फाइनल करें तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स और जो सिलेबस दिया गया, जो कि आपको डायरेक्टली हरियाणा सिविल सर्विसेज की वेबसाइट पर मिल जाएगा। यदि आपको कुछ भी सिलेबस या कुछ भी नहीं मिलता है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो मैं आपको, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है इस पर जुड़ जाइए आप, रुद्रा एजुकेशन हब, आप यहां पर जुड़ जाइए, रुद्रा एजुकेशन हब। और जब आप इस पर जुड़ेंगे, इस पर जुड़ेंगे आप लोग रुद्रा एजुकेशन हब पर, तो यहां पर आप जो डिमांड करेंगे आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। यहां पर मैसेज को सेंड करने का भी ऑप्शन है, तो मैं आपको पर्सनली वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा यदि आपको कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं मिल रहा है। लेकिन ऑप्शनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आप फाइनली एक बात देख सकते हैं कि इस पूरे एग्जाम में यदि आपको फाइनल रैंक लानी है
तो 600 मार्क्स का मेंस है, इंटरव्यू 75 मार्क्स का है, 675 मार्क्स ये फाइनल मार्क्स हैं। पूरी कोशिश कीजिए पिछले जो फाइनल सिलेक्शंस थे उनमें 600 में से पूरी कोशिश कीजिए कि आपके 320 प्लस मार्क्स कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक 320 330 मार्क्स आए ही आए। टारगेट 350 का लेके चलिए, इतना आ जाएगा। और इंटरव्यू में कम से कम 40 मार्क्स लेकर आएंगे तो आप लगभग कुछ 360 से लेकर के 400 के बीच में आपके यदि मार्क्स आते हैं तो आप एक फाइनल रैंक ले लेंगे, राइट। इस पूरी प्रिपरेशन में आपको मॉडल आंसर राइटिंग, आपके साथ इवेल्युएटर हो, आपकी जो तैयारी चल रही है उसके लिए डेडिकेटेड मेंटोर्स की भी आवश्यकता होती है। तो इन सब को हम हमारे बैच में प्रोवाइड करते हैं। ये वो बैच है, आप लोग कंप्लीट बैच के फीचर्स सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा कि आपको जो सिलेबस का ब्रेकेज बताया है उसके लिए क्यों आपको अलग अलग स्टेप पे गाइडेंस की आवश्यकता है। हर एक सब्जेक्ट को मजबूती से पकड़ के कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए ये बैच 11,999 का है, एक्चुअल में इसका प्राइस 18,999 है। आपको एक कूपन कोड बताया गया RG लाइव, RG लाइव, यहां से आपको सीधा 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। यू विल गेट दिस डायरेक्ट डिस्काउंट ऑफ 7,000 रुपीज। ये बैच 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 15 दिन बाद फिर नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक साइकिल में बैचेस नए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होते हैं और आप इस कोड की मदद से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। अब अगला पॉइंट जो आ रहा है वो ये है कि इस बैच में क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखिए आपको चूंकि डिटेल्ड, इतना डिटेल्ड पेपर है तो प्रीलिम्स और मेंस को सामूहिक तैयारी करने के लिए 1000 घंटे की क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड मल्टीपल टाइम। जो लाइव क्लास है वो या तो मॉर्निंग में रहती है या फिर शाम में 6 PM to 9 PM ये क्लासेस हैं। उनके सभी क्लासेस रिकॉर्डिंग में भी मिल जाती हैं आपको, जो भी क्लास मिस हुई है। हर क्लास के साथ जो पढ़ा है उसका PDF PPT एंड हर टॉपिक का और डिटेल क्रक्स, ये तो फैकल्टीज ने जो पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्रक्स और हैंड रिटन नोट, ताकि नोट्स हर एक सब्जेक्ट के जो आपको और ज्यादा मदद करेंगे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने। इसके अलावा आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया था मॉक टेस्ट पेपर जरूरी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर है। डेडिकेटेड मेंटोर आपकी तैयारी प्रिपरेशन को लगातार देखता रहता है और आपको समझाता रहता है कि आप कहां पर कमी कर रहे हैं। पेपर्स में परफॉर्मेंस यदि कम आती है तो आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए भी प्लानिंग बताई जाती है। डेली मेंस के क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक के साथ हर एक दिन मेंस का एक क्वेश्चन, उसका अगले दिन सॉल्यूशन मॉडल आंसर, तो मॉडल आंसर दिया जाता है। आपके आंसर्स का इवैल्यूएशन करने के लिए इवैल्यूएटर की टीम से 24 से 48 घंटे में आपको रिस्पॉन्ड कर देती है कि आपका आंसर में मार्क्स कितने आए, आपके कहां पर कमी है, किस पोर्शन में कमी है। एनसीईआरटी का बैच इसके साथ फ्री है क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एनसीईआरटी बैच का। तो अपने आप में 300 से 400 घंटे का एनसीईआरटी का बैच अलग से प्रोवाइडेड, जो आपको इस पूरी प्रिपरेशन में एक मजबूत आधार स्तंभ प्रदान करे। और हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन विद इन 1 2 3 4 मंथ में आएगा ही आएगा। इस पूरी प्रिपरेशन में आपको 8 से 10 महीने का समय लगेगा, लेकिन जब नोटिफिकेशन आए, प्रीलिम्स हो और प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे आप, तो आपकी 100% फी जो ये 11,999 पे की है वो आपको रिफंड हो जाएगी। मतलब ये जो 2 साल का वैलिडिटी का बैच है, 2 ईयर वैलिडिटी इस बैच की, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपके फीस पूरी रिफंड हो जाएगी। तो ये वो बैच है, आप लोग RG लाइव कूपन कोड लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में बिल्कुल जीरो से हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब देखिए कैसे इस बैच को लेना है, तो आपको सिंपली स्टडी IQ की या तो वेबसाइट पर या फिर स्टडी IQ की एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड या एप्पल प्ले स्टोर पर है, वहां पर जाकर आपको ये पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लोग स्टडी IQ पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि ये जो टॉपर है यूपीएससी के टॉपर, अलग अलग सोर्स पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं हुई, इनको सब कुछ एक जगह पर मिल जाता है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इस बैच में आप लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप, तो बैच को लेने के लिए, परचेज करने के लिए आप लोग यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी इंग्लिश IB और स्टेट PCS, जैसे ही आप लोग स्टेट PCS पर जाते हैं आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, आप हरियाणा पे क्लिक कर देना।
अब हरियाणा में देखो अभी TOATO भी जल्दी आ जाएगा, तो डेडिकेटेड TOATO का बैच भी है, यहां पर भी आप कूपन कोड लगा सकते हैं RG लाइव। हरियाणा सिविल सर्विसेज को प्रॉपरली फोकस कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद डेमो वीडियोस दिए गए, डेमो वीडियोस देख लीजिए। आपको पीडीएफ्स बताई गई है, पीडीएफ्स देख लीजिए। पीडीएफ में क्या होगा, जो मैंने फीचर्स बताया उसको वेल ऑर्गेनाइज रिटर्न में लिखा गया कि ये हम लोग इस बैच में प्रोवाइड करते हैं। और आपको ये जो बैच है ये आपको मॉर्निंग में मिल रहा है, इवनिंग वाले बैचेस भी हैं। तो बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और यहां से आपको ये पूरा फीचर्स दिख ही रहा है। कूपन कोड लगाते समय आप याद रखना जो RG लाइव कूपन कोड है, कैपिटल या स्मॉल किसी में भी लिख लीजिए। जैसे ही आप लोग ये RG लाइव कूपन कोड अप्लाई करते हैं, आप देखेंगे इस कूपन कोड को लगाने से आपको इसमें बैच में 7,000 का डिस्काउंट मिल गया, 11,999 का ये बैच हो गया, 2 साल की वैलिडिटी है। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो आपका पूरा फीस रिफंड हो जाएगा। NCERT का बैच फ्री है, आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर्स, इवैल्यूएशन, मेंटोरशिप और प्रीलिम्स प्लस मेंस के डेडिकेटेड एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप पूरे बैच को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। कूपन कोड RG लाइव ये लगाकर अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कीजिए और पूरी तरह से फोकस्ड होकर अपनी भी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आपकी और हमारी मेहनत रंग लाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टडी IQ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, नमस्कार।